स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह पहले संकेत कैसे मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के अपडेट आ रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन हो रहा है और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो। थोड़ी देर पहले कुछ मार्केट हरे निशान में थे, लेकिन अब देखिए अब सारे के सारे जो इंडाइसेस हैं वो लाल निशान में आ चुके हैं। तो वीकनेस जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी 30 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बाकी इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो हांगकांग के बाजार करीब 22 अंक नीचे है। कॉस्पी के बाजार में 16 अंकों की गिरावट है। निकाई भी करीब 270 अंक नीचे इस वक्त दिख रहा है। और चीन के बाजार भी देखेंगे तो ये भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और वजह साफ है, इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो भी काफ़ी मिक्स्ड हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कल हमने काफ़ी मिला जुला कारोबार देखा। डाउ जोन्स में हल्की बढ़त थी, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक अगर देखें तो वहां पर कमजोरी थी। खास करके नैस्डैक 1% की वीकनेस वहां पर देखने को मिली। और टेक शेयरों में हमने देखा कि काफी ज्यादा कमजोरी थी। हेल्थ केयर ने कुछ सपोर्ट करने का काम किया, इस वजह से हमने देखा कि डाउ जोन्स हरे निशान में बंद हुए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? अब चिंता जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में यह है कि ब्याज दरों का असर तो दिख रहा है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा, अनुमान से ज्यादा यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। और इस वजह से अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन की जो चिंता है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। हमने देखा मार्च का एडीपी प्राइवेट पेरोल डेटा जिस पर की सबकी नजर थी, उन आंकड़ों में करीब करीब 1.5 लाख की बढ़त देखने को मिली। वहीं सामने 2.1 लाख का अनुमान था। तो ये अनुमान से काफी ज्यादा कमजोर आंकड़े आए हैं, जिससे कि स्लो डाउन की जो चिंता है अब वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। फेड के दरों का जो असर है, जो ब्याज दरें बढ़ा रही है, उसका असर तो दिख रहा है, लेकिन अब ये जो धीमापन दिखाई दे रहा है लेबर मार्केट में अनुमान से ज्यादा। और हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े जो आ रहे हैं, बाकी जो की इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वहां पर भी अब काफी ज्यादा नरमी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ कंसर्न की बात है और इसी पे दुनिया भर के बाजार रिएक्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट लुइस फेड प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड के भाषण पर हमारी नजर रहेगी। और कुछ ग्लोबल चिंताएं भी अब बिल्डअप होते हुए नजर आ रही हैं। चीन के चेतावनी के बावजूद हमने देखा कि यूएस स्पीकर ने ताइवान के प्रेसिडेंट के साथ बैठक की। तो ये कहीं ना कहीं यूएस चीन के बीच के जो रिलेशंस हैं वो खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी कंसर्न भी अब सामने निकल कर आ रहा है, बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यूरोप के बाजार की। तो यहाँ पर भी बैंकिंग शेयरों में हमने दबाव देखा। क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के बाद कल पहली बार यूबीएस की पहली शेयर धारकों के साथ बैठक थी। और उसके बाद हम देख रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक थोड़ा नर्वस होते हुए नजर आया। और उसकी वहां पर जो कमजोरी थी उसके चलते हमने देखा कि करीब आधा % की कमजोरी यूरोप के बाजार में भी देखने को मिली। और यहाँ पर भी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और यूरोपियन चीफ चाइना के प्रेसिडेंट के साथ बैठक करेंगे। और बैठक में यूक्रेन वॉर और ट्रेड रिलेशन पर चर्चा होगी। तो ये भी काफी अहम बैठक है, इसके आउटकम पर भी हमारी नजर रहेगी। अब बात करते हैं एशियाई बाजारों के। और एशियाई मार्केट में जो हम कमजोरी देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब सेंट्रल बैंकों की तरफ से जो एक के बाद एक डिसीजन आ रहा है। कल ऑस्ट्रेलिया के जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने रेट में कोई बदलाव नहीं किया, ब्याज दरों को होल्ड रखा। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से जो फैसला आया वो काफी सरप्राइजिंग था। ½ % की बढ़त कर दी ब्याज दरों में, जबकि हम 25 बेसिस पॉइंट के बढ़त का अनुमान कर रहे थे। वहां के अपने भी कुछ कंसर्न्स हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, कुछ घरेलू फैक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि न्यूजीलैंड के बैंकर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया। और इसके अलावा आज भारत में भी रिजर्व बैंक का फैसला आएगा तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार इस पर थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब का असर हम बॉन्ड यील्ड्स पर भी देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स फ्लैट है 3.3% पर। इकोनॉमी स्लो डाउन की चिंता से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, 101 के पास कारोबार कर रहा है। और इसके चलते यहाँ पर जो वीकनेस दिखाई दे रही है उससे सपोर्ट मिल रहा है सोने को। और सोना 1 साल की ऊंचाई के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है।
कच्चे तेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी अब जो स्लो डाउन की बात की जा रही है उसका असर अब काफी दिख रहा है। तो जो तेजी थी अब वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है और $85 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये हैं कुछ इंडिकेटर्स, ज्यादा कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वक्त सुबह सुबह। और काफी सारे आगे बैठक होने वाली है, अब सेंट्रल बैंकों के फैसले पर बैठक रहेगी और उसके पहले बाजार थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा है और इसी का असर हम एशियाई बाजारों में भी देख रहे हैं। भारतीय बाजारों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हो। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज भारत के लिए भी काफी अहम दिन है, हमारे मार्केट्स के लिए भी। आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है और पॉलिसी को लेकर क्या अनुमान है ये बताने के लिए इटीना स्वदेश ने एक्सपर्ट्स का एक पोल कराया और पोल में क्या निकल कर आया ये जानते हैं अंकुर से। अंकुर बताइए, इस बार की पॉलिसी में कहाँ नजर रहेगी? अब से कुछ ही देर बाद मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स होंगे और देखना ये होगा कि शक्तिकांता दास किस तरीके का अनाउंसमेंट करते हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि आरबीआई गवर्नर इस बार 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट हाइक करेंगे। हालांकि जो नजरें रहेंगी वो ये रहेंगी कि टर्मिनल रेट क्या होता है, यानी कि इस हाइक के बाद आगे कोई हाइक होगी या नहीं। इस पर सारे इकोनॉमिस्ट और सारे जो अर्थशास्त्रियों की यहाँ पर निगाहें बनी रहेंगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन फोरकास्ट पर भी नजर रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ महीने से जो डेटा आ रहा है वो आरबीआई की कंफर्टेबल रेंज के बाहर है। 6% के ऊपर लगातार महंगाई दर बनी हुई है और यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सिस्टम लिक्विडिटी भी एक कंसर्न रही है बैंकिंग सिस्टम की, वो कैसे मेंटेन होती है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए की सिस्टम लिक्विडिटी है सिस्टम में, तो यहाँ पर वो कैसे मेंटेन होता है, क्योंकि बार बार आरबीआई गवर्नर ने ये भरोसा दिलाया है कि सिस्टम लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ अनाउंसमेंट जो हर बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है पॉलिसी के साथ, इस बार वो क्या होंगे ये भी देखना होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी शुरू होगी कुछ ही देर बाद, तो इन सारे फैक्टर्स पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये जानकारी देने के लिए। और देखिए अंकुर, मुंबई आरबीआई का जो हेडक्वार्टर्स है वहां से सीधे हमें बता रहे थे, एक ग्राउंड चेक भी ले रहे थे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है। लिक्विडिटी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा और इस पर आरबीआई का क्या बयान आता है इस पर भी नजर रहेगी और आने वाले समय के लिए भी क्या पाथ आरबीआई सेट कर रही है ब्याज दरों को लेकर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस बार की पॉलिसी में। और 9:45 से ईटी नाउ स्वदेश पर एक महा कवरेज होगी आरबीआई पॉलिसी को लेकर। 360 डिग्री व्यू एनालिसिस आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्विकली एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। और यहाँ पर एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में हम आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। कैश मार्केट में यहाँ पर एक खरीदारी का बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। 947 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से, बिकवाली एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 806 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदारी का ही आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। इतने दिनों से हम देख रहे थे कि एफआईएस के जो सेलिंग जो क्वांटम था वहां पर एक कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज फिर से 947 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इस माहौल के बीच, इतने सारे इवेंट्स के बीच भारतीय बाजारों को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए एक बार ये भी देख लेते हैं। और हमारे साथ क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया जुड़ चुके हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी बड़ा इवेंट भी है, एक्सपायरी भी है, इसको देखते हुए आज क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग पूजा। निफ्टी की पहले अगर बात करें तो हम देखें पिछले 4 दिनों से लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला है। इनफैक्ट निफ्टी अपना 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस आ चुका है, तो यहाँ से आउटलुक पॉजिटिव है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 17,450 का मेंटेन करना है और मुझे लग रहा है ऑन द अपसाइड निफ्टी में जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 17,800, तो आउटलुक पॉजिटिव है। 17,450 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 17,800 तक तेजी देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी को आज अवॉइड करूंगा बिकॉज आरबीआई पॉलिसी है स्केड्यूल, तो उसका एक वोलेटिलिटी काफी रहेगी, बट बैंक निफ्टी में भी आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है 41,000 के अगर लेवल आज ब्रेक होता है तो ऑन द अपसाइड मोमेंटम 41,500 तक देखा जा सकता है। तो भारतीय बाजारों के लिए सिचुएशन इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी को आज अवॉइड करिए क्योंकि आज बड़ा इवेंट है, इसके चलते आज वॉलेटिलिटी रहेगी काफी ज्यादा बैंक निफ्टी में, तो इसको आप अवॉइड करिए। और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी सौरभ आपकी तरफ से? दोनों लॉन्ग प्लस शॉर्ट मेंटेन करना चाहूंगा। पहला काउंटर ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा एलएनटी,
एल के स्टॉक की अगर बात करें तो पिछले 3 महीने से एक साइडवेज रेंज में था, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो ये इंडिकेशन है कि ये लेवल्स पे अक्यूमुलेशन हो रहा है स्टॉक में। एंड कल के सेशन में पॉजिटिव बात है कि स्टॉक ने काफी हैवी वॉल्यूम से उसकी जो पूरे महीने की रेंज थी उसको ब्रेक किया है। एंड ये जब भी स्टार्ट ऑफ द सीरीज में होता है तो इंडिकेशन रहता है कि ये स्टॉक उस सीरीज के लिए आउट परफॉर्म रहता है। तो एल करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसको खरीदारी करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2230 का करना है, और ऑन द अपसाइड जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 2300 तक की तेजी स्टॉक में नियर टर्म में देखी जा सकती है। तो एल ऑन द लॉन्ग साइड जाना चाहूंगा। एंड ऑन द शॉर्ट साइड मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का जाना चाहूंगा। इस स्टॉक को अगर देखें तो पिछले काफी समय से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। जब भी अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है वहीं से वापस एक सेलिंग नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। कल के सेशन में स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके एक बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्म की है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में वापस डाउन साइड में मूव आ सकता है। और फ्यूचर्स डेटा भी देखिए तो यहाँ पर काफी शॉर्ट्स बिल्ट हुआ है, तो इस स्टॉक पर मेरा आउटलुक फॉर द शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, इसको करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 625 का मेंटेन करना है, और लोअर लेवल्स पर 600 तक की गिरावट इस स्टॉक में देखी जा सकती है। सॉरी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, अपना ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज चार्ट्स पे और वीकनेस दिखाई दे रही है, 600 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। और एल ये सीरीज को आउट परफॉर्म कर सकता है। एल का स्टॉक कल भी 4% ऊपर था, पॉजिटिव ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट आ रही है, बड़े ऑर्डर मिलने की खबर है जिसके चलते तेजी जारी है, और अभी भी आप 2300 के टारगेट के लिए एल में एंट्री ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स की, और इस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार कंपनियों के चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट भी आ रहे हैं, और ऐसे में सबसे ज़्यादा फोकस एनबीएफसीज और बैंक्स में है। उनकी तरफ से जो अपडेट आ रहे हैं वो भी आपको एक बार बता देते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है बीएफएसआई स्पेस जो है ऑफ कोर्स आज आरबीआई पॉलिसी मीट भी है, तो उसके कारण भी फोकस में रहने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडवांसेस और डिपॉजिट्स भी जो है 30% के ऊपर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर्स जो है अच्छे देखे मिले हैं। ऑपरेशनल नंबर्स में छोला इन्वेस्टमेंट के डिसबर्समेंट्स देखे तो 65% का जो इजाफा हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एफएमसीजी स्पेस में भी अपडेट्स आई हैं चौथे तिमाही के। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू वो 20% का इजाफा आया है, लेकिन ओवरऑल कहेंगे थोड़ी वीकिश नंबर्स ही देखने मिल रहे हैं। नायका का भी मिले जुले नतीजे आए हैं। ब्यूटी पर्सनल सेगमेंट में जो है अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली, लेकिन जो फैशन सेगमेंट है वो अभी भी सबड्यूड है। आगे जाते हुए जो है उन्होंने मेंशन किया कि मिड 30s का जो है परसेंटेज रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है बीपीसी सेगमेंट में, और फैशन बिजनेस रेवेन्यू सेगमेंट हाई टीन्स में रहेगा। इसके अलावा ऑपरेशनल अपडेट टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्शन के भी आए हैं, जहाँ पे स्टील्स की जो सेलेबल स्टील्स है वहाँ पे 53% सिक्वेंशली बढ़ी है। और टाटा स्टील के बारे में बात करें तो भारत की डिलीवरीज जो सबसे ज़्यादा क्वार्टरली डिलीवरीज देखने मिले, और यूरोपियन डिलीवरीज में भी एक इम्प्रूवमेंट डिमांड इन्वायरमेंट देखने मिला है। बिल्कुल। तो आज इक्विटास, उज्जीवन, चोला इन्वेस्टमेंट, इन कंपनियों पर नजर रखिए। शानदार बिजनेस अपडेट आए हैं तो उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा टाटा स्टील भी फोकस में रहेगा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और इसके अलावा नायका ने भी अपनी चौथी तिमाही के अपडेट जारी किए हैं। मजबूत ग्रोथ आई है, इस पर भी नजर रखिए। तो ये तो थे चौथी तिमाही के अपडेट, लेकिन इसके अलावा भी खबरों वाले शेयर्स काफी सारे हैं। शरद, वो भी बताइए। आज सबसे पहले जो है ट्रिगर्स हम लिस्ट डाउन कर देते, इंक्लूड करते आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, फिर आपका वीकली एक्सपायरी, और आज से जो है चौथे तिमाही के नतीजे स्टार्ट होने वाले हैं। जेएम ब्रूअरीज जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज होगा जो अपनी नंबर्स घोषित करेंगे। और एवलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ स्पेस में बात करें तो दूसरे दिन बहुत वीक डिमांड जो है आईपीओ में देखने मिला है। सिर्फ 9% दूसरे दिन के एंड में सब्सक्रिप्शन हुई, और आज आखिरी दिन है। लेकिन खबर वाले शेयर्स पे फोकस करते तो हीरो मोटोकॉर्प ने जो वीआरएस स्कीम निकाली है, अभी बहुत रेयर होता है जब कोई टू व्हीलर कंपनी वीआरएस स्कीम निकालती है। अब इस मूव से क्या होगा कि आगे जाते हुए कॉस्ट बर्डन और मार्जिन जो है इंप्रूव करने वाले हैं। आरवीएनएल को 121 करोड़ का रेलवे से ऑर्डर आया है। आरएचआई मैग्नेसिटा का क्यूआईपी इशू बंद हुआ है, लगभग 572 रुपीज़ प्रति शेयर का क्यूआईपी इशू हुआ है, 7% डिस्काउंट पे, ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ शेयर्स है। दालमिया भारत शुगर जो है अपनी ग्रेन डिस्टिलरी सेटअप करने वाले हैं, लगभग 400 करोड़ का कैपेक्स रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें तो उन्होंने एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एलएनटी को दिया लगभग 960 करोड़ का। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज कंपनी जो वीज़ा प्रोसेसिंग में आती है, कॉन्सुलेटरी सर्विसेज में आती है, यहाँ पे जो है इन्होंने एक नया इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का जो है बिजनेस सेटअप किया है थाईलैंड में। रेलिगर इंटरप्राइजेज में भी इम्प्रूव आई है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी 100% स्टेक कर दी है उनकी आर्म रेलिगर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस में,
और माई इंश्योरेंस क्लब एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर ऐप है, उसको एक्वायर फुल्ली किया है। उग्रो कैपिटल का बोर्ड मीट होगा अप्रैल 11 को कैपिटल फंड रेस के लिए। और तत्व चिंतन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी अपनी नए फैसिलिटी दहेज में, जो कि गुजरात में है। और प्रमोटर एक्शन आखिरी में बात करेंगे तो यहाँ पे स्टर्लिंग विल्सन सोरेन ने प्रमोटर्स ने लगभग 10 लाख शेयर्स की बिकवाली की है ओपन मार्केट में। और वहीं कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली देख रहे हैं प्रमोटर्स एक्वायर कर रहे हैं स्टॉक, लगभग 1.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन रिसेंटली हुई है। राइट, थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं ज़्यादातर मिड कैप स्टॉक्स फोकस में हैं और इसी के साथ चौथी तिमाही के नतीजे आने की भी शुरुआत हो चुकी है। एज यूजुअल जीएम ब्रेवरी से नंबर्स की शुरुआत होती है। अभी कुछ नंबर्स एक एक करके आएंगे। आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे कि आईटी कंपनीज, बैंकिंग स्टॉक्स, इनसे नतीजों की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर आप पर नज़र रखिए। चौथी तिमाही के अर्निंग सीजन भी अब शुरू हो चुके हैं। और बाकी खबरों वाले शेयर्स में आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में हैं ऑर्डर विंग की खबरों के चलते, और कुछ प्रमोटर एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट भी आ रहे हैं जिसके चलते भी काफ़ी सारी कंपनियाँ आज एक्शन में रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में मार्केट एक्सपर्ट से क्या व्यू बन रहे हैं, फंडामेंटल लिहाज से इस पर तुमको बाजार कैसा नज़र आ रहा है, ये भी एक बार देख लेते हैं। और हमारी इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह के साथ बात हुई और उनका कहना है कि इस साल बाजार दायरे में रह सकता है। निवेशकों को बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में निवेश की नई रणनीति तलाशने की जरूरत है। आइए आपको सुनवा देते हैं। इंडिया के लिए शायद दिक्कत कुछ हद तक अब साल ब साल कम होती नजर आ रही है, क्योंकि हमने बहुत सारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और लोकलाइजेशन का जो सिलसिला शुरू किया है पिछले कुछ सालों में, वो हमारे लिए एक शील्ड बन के, एक ढाल बन के सामने आ रहा है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि भाई ऑयल अगर $100 क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सेंटिमेंट पे असर गिरेगा। लेकिन करंट अकाउंट मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से जो स्थिति है, और हमने देखा है पिछले आंकड़ों में कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो है वो ठीक ठाक मतलब स्टेबिलिटी दे रहा है, और इंपोर्ट कंटेंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो आई थिंक ऑयल अगर कुछ हद तक ऊपर भी जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा पेन हमें सहना पड़ेगा एज फार एज करंट अकाउंट इज कंसर्न। लेकिन क्लियरली आई मीन $100 की जब फिगर आती है तो मार्केट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत अनसेटल्ड मार्केट जैसा हो जाता है, तो वो होना लाजिम है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्रॉम अ फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वंस अगेन जैसे मैंने कहा कि मतलब कंज्यूमर और कंजम्पशन डिमांड को लेके जो थोड़ी बहुत जो हमें दिक्कतें दिख रही है, उससे हम थोड़े मतलब इस सेक्टर से थोड़ा कॉशियस है। कुछ कुछ एक्सपोजर्स है, लेकिन झुकाव ज्यादातर बैंक्स की तरफ है, क्योंकि एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल स्पेस में आपको जैसे पता है ग्रोथ इज नॉट एज मच ऑफ अ चैलेंज। प्रॉफिटेबिलिटी एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन की ओर ज्यादा झुकाव है और ज्यादा अटेंशन है एज फार एज मार्केट इज कंसर्न। तो आई थिंक अब तक जो एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का माहौल रहा है, उसके चलते हुए हमें लगता है कि वो एनबीएफसी का एक कॉशनरी स्टांस वैलिड रहा है। ये शायद सिलसिला और थोड़ा 1-2 क्वार्टर और दिखने लगे, और शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ 23 जब हमें ये संकेत मिलने लग जाए कि अब यहाँ से एक ऐसी नैरेटिव बन रही है कि शायद रेट कट की हम उम्मीद कर सकते हैं। So I think that will be the time when financials and particularly NBFC will become a lot more attractive. So मैं कहूँगा कि NBFCs की पोजीशनिंग, क्योंकि टाइम करेक्शन हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में भी शायद थोड़ी बहुत करेक्शन आई है, 2024 का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के मुझे लगता है कि आप निवेश कर सकते हो, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न शुड बी लॉट मोर बैक एंडेड।
ओके, तो ये थे ताहिर बादशाह बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ ही समय में हमने देखा एक बड़ी तेजी दिखी। अब अभी भी क्या एंट्री के मौके हैं? अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो और तेजी के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अब भी मौके लग रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जॉब्स डेटा जो आया वो यूएस इकोनॉमी के लिए इतना बेहतर नहीं था। उसके बाद डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी जो एक नरमी का माहौल है वो बना रहा है। और गोल्ड में आज भी हम देख रहे हैं कि जो कॉमेक्स गोल्ड है $2030 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि डिप बाइंग अब भी एडवाइजेबल होगी। अगर हम जून वायदा की बात करें एमसीएक्स पर तो बाइंग करके चला जा सकता है। और अपसाइड में जो इमीडिएट टारगेट है वो करीबन 61,500 का लिया जा सकता है। जबकि अगर चांदी की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि जब तक 74,000 के सपोर्ट होल्ड कर पा रही है तब तक 75,500 के न्यू रिसेंट हाई देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय सोने चांदी पर। कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी तेजी थोड़ी थमी है, जो स्लोडाउन की बात हो रही है इस वक्त। किस तरह का ट्रेड लें क्रूड में? देखिए, इन्वेंट्री डेटा जो हमने देखा है लगातार तीसरे हफ्ते हमने गैसोलीन में एक भारी ड्रॉडाउन देखा है। यानी समर ड्राइविंग सीजन जैसे ही अप्रोच कर रहा है वहां पर गैसोलीन का जो इन्वेंट्री है काफी मायने रखता है। साथ ही क्रूड में काफी भारी ड्रॉडाउन देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि जो सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी ओपेक की तरफ से जो बयान आया था उसके बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है कि सप्लाई में कमी आ सकती है। और उसके साथ अगर इन्वेंट्री भी ड्रॉडाउन है तो कहीं ना कहीं क्रूड को निचले स्तरों पे अब भी सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ 6,510 से 6,520 के करीब एमसीएक्स पर क्रूड टिप पे लिया जा सकता है। और अपसाइड में 6,720 से 30 जो रिसेंट हाइज देखे गए थे इसी हफ्ते में वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में भी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं फिलहाल के लिए 6,430 के लेवल्स के लिए। और बेस मेटल्स में क्या करें? क्या अभी भी कॉपर ही अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से? जी, देखिए, एक बार्गेन हंटिंग की तरह हम देख सकते हैं। कॉपर में पिछले दिनों में काफी भारी गिरावट आई है और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव के चलते हमें कॉपर में अपसाइड मूव दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर भी मैं डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 764 से 762 के रीजन में बाय किया जा सकता है। अपसाइड में इमीडिएट बेसिस 770 और उसके बाद 774 तक की एक रैली हमें दिखाई दे सकती है। ओके, थैंक यू अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिर कॉपर में देखिए भारी करेक्शन आया था, उसके बाद अब निचले स्तरों से आप खरीदारी कर सकते हैं 770 के लेवल्स के लिए। और कच्चे तेल, सोने चांदी सभी में खरीदारी करने की रणनीति इस वक्त आ रही है। अब आगे बढ़ेंगे। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपके सामने एक एक करके ये भी रखेंगे। और हमारी सुबह सौरभ से जब बात हो रही थी तो उन्होंने एलएनटी और मैक्स फाइनेंशियल में अपनी रणनीति सुझाई थी। एलएनटी को खरीदारी करने की राय है 2300 के लेवल्स के लिए और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने बिकवाली करने की राय दी थी 600 के लेवल्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है उनका अल्ट्राटेक सीमेंट पर जो कॉल आ रहा है उसमें 7,850 के लेवल्स वो देख रहे हैं खरीदारी करने के लिहाज से। स्टॉप लॉस होगा 7,568 का। और दूसरा कॉल जो है वो सनफार्मा में है, इसे भी आप 990 994 के लेवल्स के बीच में खरीदारी करिए। 1,000 के ऊपर के लेवल्स सनफार्मा में देखने को मिल सकते हैं। सनफार्मा में एक भारी गिरावट भी हमने देखी थी, करेक्शन आया था। अब यहाँ पर तेजी के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉल्स हैं एंजल वन की तरफ से। रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स आ रही है उसमें पहला है एचयूएल, यहाँ पर वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं 2,690 के लक्ष्य के लिए। और टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, 1,320 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1,245 का। तो आज लगभग सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय है, एक मैक्स फाइनेंशियल को छोड़ के जिसमें कि चार्ट वीक लग रहे हैं तो वहाँ पर आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। बाकी सभी में खरीदारी करने की राय है आज निकल कर आ रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार जाते जाते आपको एक्सजेएक्स निफ्टी दिखा देते हैं और इस वक्त भी 30 अंक नीचे एक्सजेएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। मार्केट पर चर्चा और रणनीति हम आगे और भी आपके लिए लेकर आएंगे।